Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 9th December 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about single-use plastic and circular economy. And this topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. तो देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के हाल फिलहाल में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था और इस नोटिफिकेशन की मदद से उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, जो पुराना प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स था 2016 का, उसको उन्होंने अमेंड कर दिया। तो इस नोटिफिकेशन की मदद से एक नया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल आया 2021 का, और इस नए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स के हिसाब से जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं, कुछ खास एक तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक्स जिनकी यूटिलिटी कम है लेकिन लिटरिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब वो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन ज़्यादा करते हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा करते हैं, लेकिन यूटिलिटी कम है, उन तमाम तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक्स को हमें एलिमिनेट करना है, उनके इस्तेमाल को ख़त्म करना है बाय 2022। तो कौन कौन से सिंगल यूज प्लास्टिक इसमें आएंगे उनको देखेंगे कि कौन कौन से सिंगल यूज प्लास्टिक्स कहे जाते हैं लो यूटिलिटी बट हाई लिटरिंग पोटेंशियल। उसके पहले ब्रीफली ज़रा समझ लीजिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स होते क्या हैं। नाम से जैसा आप देख रहे हैं कि ऐसे प्लास्टिक के मटेरियल्स जिनका हम एक बार इस्तेमाल करते हैं फिर उनको हम लोग डिस्पोज कर देते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स, स्ट्रॉ, कॉफ़ी स्टेयर्स, सोडा वाटर बोटल्स, इन सब तरह के जो चीज़ें हैं इनको हम लोग कहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। अब सरकार ने क्या नए रूल्स लाए हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 कि जितने भी इस तरह के सिंगल यूज लो यूटिलिटी वाले प्लास्टिक्स हैं, लो यूटिलिटी बट हाई लिटरिंग पोटेंशियल्स, जैसे कि प्लास्टिक स्टिक्स, ईयरबड्स विथ प्लास्टिक स्टिक फॉर बलून, प्लास्टिक फ्लैग्स, पॉलीस्टीरीन फॉर डेकोरेशन, प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, कटलरी सच एज फोक्स, स्पून्स, नाइफ्स, ट्रे, रैपिंग और पैकिंग फिल्म, सिगरेट पैकेट्स, ये सब को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा फ्रॉम अपकमिंग 1 जुलाई 2022। तो इन सब तरह के प्लास्टिक्स को कहा गया है लो यूटिलिटी बट हाई लिटरिंग पोटेंशियल, और इन सबको अगले साल 1 जुलाई तक बैन कर दिया जाना है। जबकि जो बचे हुए प्लास्टिक्स होंगे उनकी थिकनेस को बढ़ा दी गई है। सो फ्रॉम September 30 दिस ईयर द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 50 माइक्रोन टू 75। जो 2016 वाला रूल था उसमें फिक्स किया गया था कि प्लास्टिक बैग्स 50 माइक्रोन से पतले नहीं होने चाहिए, दे मस्ट बी एटलीस्ट ऑफ हैविंग विड्थ या विड्थ ऑफ 50 माइक्रोन। अब उसको बढ़ा करके 75 माइक्रोन कर दिया गया है। एंड फ्रॉम 31 दिसंबर 2022 यानी कि अगले साल के 31 दिसंबर तक द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स विल बी इंक्रीज टू 100 माइक्रोन। तो आपके दिमाग में नेचुरली आएगा कि प्लास्टिक बैग्स के थिकनेस को बढ़ा करके क्या होगा। देखिए, दो फ़ायदे होंगे प्लास्टिक बैग के थिकनेस को बढ़ाने से। एक तो जब भी प्लास्टिक बैग्स की थिकनेस बढ़ती है तो उनका हैंडलिंग बेहतर हो जाता है, हैंडलिंग इजी हो जाता है, जिससे उनकी रिसाइकल करने की पोटेंशियल बढ़ जाती है। अदरवाइज जो बहुत पतले प्लास्टिक्स होते हैं ना, उनको हम लोग रिसाइकल नहीं कर पाते हैं। तो जो थोड़ा सा थिक प्लास्टिक मटेरियल होगा उसकी हैंडलिंग बेहतर हो जाएगी, उसको आराम से चुना जा सकता है और कलेक्ट करने के बाद उसको रिसाइकल किया जा सकता है। पहला फ़ायदा तो ये, और दूसरा फ़ायदा ये भी है कि जब थिक प्लास्टिक अब मिनिमम साइज़ जो होगा वो भी 100 माइक्रोन का होगा तो प्लास्टिक का कॉस्ट भी बढ़ेगा, 2 रुपये से बढ़ के 4 रुपये हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। तो नेचुरली लोग उसका इस्तेमाल करना कम करेंगे एंड पीपल विल ट्राई टू फाइंड सम बेटर इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव, जैसे पेपर बैग वगैरह का इस्तेमाल बढ़ेगा। तो ये दोनों फ़ायदे हैं, हैंडलिंग इंप्रूव हो जाएगा और कॉस्ट बढ़ेगा। तो हो सकता है कि ऑल्टरनेटिव, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव की तरफ हम लोग जाएँ। तो क्या कारण है प्लास्टिक्स, खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बैन करने के पीछे, वो ज़रा देखते हैं एक करके। वैसे तो मोटा मोटा तो आपको पता ही है कि प्लास्टिक से एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है। अब उसमें कैसा है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बस एक बार इस्तेमाल कीजिए और फिर उसको डिस्पोज कर दीजिए। तो इससे ओवरऑल आप सोचिए कितना ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट डेली बेसिस पे हम ऐड करते जा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर। और एक प्लास्टिक वेस्ट अगर जब एक बार हम डिस्पोज कर देते हैं तो 100 सालों तक वो एनवायरनमेंट में रहता है।
सिंस दिस पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, आसानी से ये डिग्रेड होते नहीं हैं, दे गो एंड गेट मिक्सड विद द लैंडफिल्स। तो जो भी कूड़ा कचरा जहाँ भी हम लोग डिस्पोज करते हैं वहाँ पे लैंडफिल्स के साथ जाकर के मिल जाते हैं। फिर होता क्या है कि जब भी बारिश होती है तो बारिश का जब पानी नीचे ग्राउंड वाटर की तरफ जाता है तो उस प्रोसेस में ये प्लास्टिक से टकराता है, ये जो वेस्ट प्लास्टिक्स हैं इनसे टकराता है, और प्लास्टिक्स के अंदर इस तरह के एडिटिव मटेरियल्स लगे रहते हैं। देखिए, प्लास्टिक अपने आप में बायोडिग्रेडेबल नहीं है, लेकिन प्लास्टिक्स को जोड़ने के लिए अलग अलग तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जब बारिश का पानी ऐसे इस प्लास्टिक के थ्रू गुजरता है तो बहुत सारा प्लास्टिक से केमिकल निकल करके ग्राउंड वाटर में जाकर के मिल जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर टॉक्सिक हो सकता है और हमारे फूड साइकिल में इंटर कर सकता है और हमारे हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये है नुकसान ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, इट कैन हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ। उसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि जो छोटे छोटे सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं ये रिवर्स के थ्रू जा कर के ओशन में मिल जाते हैं, और फिर ओशन में बहुत सारे इस तरह के जो मरीन एनिमल्स हैं इन सिंगल यूज प्लास्टिक्स को कंज्यूम कर लेते हैं, एंड आफ्टर इंजेशन ऑफ सच सिंगल यूज प्लास्टिक्स इन मरीन एनिमल्स की डेथ होने लगती है और पूरा का पूरा मरीन इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होने का डर रहता है। और सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे ज़्यादा खतरनाक इसीलिए है क्योंकि बस एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम उसको डिस्पोज कर देते हैं। तो डेली बेसिस पे वी आर एडिंग मोर एंड मोर प्लास्टिक वेस्ट टू आवर इन्वायरमेंट। इनफैक्ट जितना भी हम प्लास्टिक वेस्ट रिलीज़ करते हैं उसका 43% अकेला सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, और जो बस एक बार इस्तेमाल करके हम डिस्पोज करें। तो नेचुरली इसको हमें कट डाउन करना ज़रूरी है। भारत सरकार ने 2018 में ही, वैसे तो 2021 में हम जहाँ हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये टारगेट लिया है कि अगले साल तक हम बहुत सारे सिंगल यूज प्लास्टिक को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, लेकिन भारत सरकार ने 2018 में ही ये सिंगल यूज प्लास्टिक्स को एलिमिनेट करने का अपने लिए प्लेज ले लिया था। और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने वे बैक इन ईयर 2018 इटसेल्फ हैड कन्फर्ड विद द चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2018 में चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया था बिकॉज इंडिया सेटिंग टारगेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022। अगर चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की बात की जाए तो ये यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड है गिवन बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इसी आर्टिकल में फिर ये भी बात की गई है कि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक को हम लोग एलिमिनेट कर पाएंगे, इफ़ वी आर एबल टू एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक टू ग्रेटर एक्सटेंट, वी विल बी एबल टू क्रिएट सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या है वो भी ज़रा ब्रीफली देख लेते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी का सरल सा मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रॉ मटेरियल्स हैं वो रिसाइकल होकर के एनवायरनमेंट में रहें और कम से कम वेस्ट हम डिस्पोज करें एनवायरनमेंट के अंदर। सर्कुलर इकोनॉमी सरल सी बात है, जो भी रॉ मटेरियल डालें, प्रोडक्शन हो, यूज हो, जब उसका यूज हो जाए तो वापस से उसको रिसाइकल करके हम इस्तेमाल में करें, तो दैट इज़ सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी से वेस्टेज मिनिमाइज होगा। लीनियर इकोनॉमी में कैसा है कि रॉ मटेरियल डालेंगे, प्रोडक्शन किया, यूज किया, उसके बाद इन्वायरमेंट में उसको डिस्पोज कर दिया, तो मैक्सिमम वेस्टेज। और सर्कुलर में ऑलमोस्ट जीरो वेस्टेज या नो वेस्टेज। जबकि नॉर्मली कैसा होता है कि हम पूरी तरह से लीनियर भी नहीं हैं, पूरी तरह से सर्कुलर भी नहीं है, वी आर इन समवेयर मिडिल, जिसको हम लोग कहते हैं रीयूज इकोनॉमी। अब रीयूज इकोनॉमी को ज़्यादा ज़्यादा सर्कुलर डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट करना होगा और जो बचा हुआ प्लास्टिक है उसको रिसाइकल करना होगा। इससे कैसा है कि एनवायरनमेंट के ऊपर मिनिमम नेगेटिव इम्पैक्ट होगा बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशंस कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about Winter Olympics boycott. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. एक बार ज़रा ओलंपिक्स खेलों के बारे में समझ लेते हैं। आपको पता होगा इस साल टोक्यो ओलंपिक्स हुआ 2021 में, वैसे उसको होना था 2020 में ही, लेकिन पैंडेमिक के कारण पिछले साल वो पोस्टपोन हो गया, फिर इस साल उसको कंडक्ट कराया गया। आपको एक बात और जाननी चाहिए कि ओलंपिक्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स। ज़्यादातर जो सबसे पॉपुलर वाला ओलंपिक्स है वो है समर ओलंपिक्स, जो इस साल हुआ टोक्यो में, दैट वाज समर ओलंपिक्स। लेकिन ओलंपिक गेम्स दो तरह के होते हैं, समर एंड विंटर ओलंपिक्स, और दोनों ही समर और विंटर ओलंपिक्स 4-4 साल पे कराए जाते हैं।
तो कैसा है कि जैसे आप समर ओलंपिक्स जब कराया जाएगा, उसके 2 साल बाद विंटर ओलंपिक्स होगा, फिर उसके 2 साल बाद समर ओलंपिक्स होगा, फिर उसके 2 साल बाद विंटर ओलंपिक्स होगा। तो इस तरीके से एक विंटर और दूसरे 2 विंटर ओलंपिक्स के बीच में 4 साल का गैप रहता है, 2 समर ओलंपिक्स के बीच में 4 साल का गैप रहता है, लेकिन एक समर और एक विंटर ओलंपिक्स के बीच में 2 साल का गैप रहता है। जैसे पिछला समर ओलंपिक्स हुआ 2016 में, फिर उसके बाद अगला समर ओलंपिक्स 2020 में, वैसे ही पिछला विंटर ओलंपिक्स 2018 में, तो अगला होने वाला है 2022 में। जैसा कि मैंने आपको कहा, समर ओलंपिक्स ये ज़्यादा पॉपुलर गेम है, इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कंडक्ट कराती है। फर्स्ट समर ओलंपिक्स वाज कंडक्टेड इन 1896 इन एथेंस, ग्रीस, और तब से हर 4 साल पे ये कराया जाता रहा है। पिछला वाला जो समर ओलंपिक्स है वो 5 साल बाद हुआ, क्योंकि 2020 में इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। इट वाज कंडक्टेड इन टोक्यो, जापान। जबकि दूसरा है विंटर ओलंपिक्स। विंटर ओलंपिक्स में ज़्यादातर वो सारे खेल लिए जाते हैं जो आईसी इन्वायरमेंट में खेले जाते हैं, जैसे स्केटिंग या स्नो बोर्डिंग। ये भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कंडक्ट कराती है। इसको पहली बार 1924 में कराया गया था इन फ्रांस, एंड सिंस देन इट इज़ बीइंग कंडक्टेड एवरी 4 ईयर। तो ये है विंटर ओलंपिक्स के बारे में। अभी अगला विंटर ओलंपिक्स जो है, पिछला तो विंटर ओलंपिक्स देखिए साउथ कोरिया में हुआ था, अब अगला विंटर ओलंपिक्स होने वाला है बीजिंग, चाइना में। अब ये न्यूज़ क्यों आ रही है हाल फिलहाल में विंटर ओलंपिक्स को लेकर के? क्योंकि पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फैसला लिया कि वो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स जो 2022 में होने वाला है उसमें वो हिस्सा नहीं लेगा, इट विल गो फॉर डिप्लोमेटिक बॉयकॉट। और यूएस के बाद से कई सारे बाकी यूएस के अलाइज कंट्री जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड कनाडा हैव नाउ डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स, एंड दे हैव डिसाइडेड टू गो फॉर डिप्लोमेटिक बॉयकॉट। और इस बॉयकॉट के पीछे कारण है ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय चाइना इन जिनजियांग प्रोविंस अगेंस्ट उघियार मुस्लिम्स। तो चाइना के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, बहुत टाइम से लगते आ रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर रीजन है चाइना का, जिनजियांग प्रोविंस, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उघियार मुस्लिम्स, उनके खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है। और इसी कारण से इसी कोई अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए ये दुनिया के तमाम कंट्रीज़ वो चाइना के द्वारा कंडक्ट कराए गए इस बीजिंग विंटर ओलंपिक से विड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप चाइना को देखें तो ये है मेजर रीजन पूरा का पूरा चाइना का जो भी मेजर सिटीज़ हैं जैसे संघाई, बीजिंग, ये सब चाइना के ईस्टर्न कोस्ट पे बसे हुए हैं। दिस इज़ द डेवलप्ड रीजन ऑफ चाइना। तमाम पॉपुलेशन इसी एरिया में है, डेवलप्ड रीजन ऑफ चाइना। बीच में तो बहुत सारा डेजर्ट है। इस एरिया में अगर आप देखें तो यहाँ पे है जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना, और यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उघियार मुस्लिम्स। और ये उघियार मुस्लिम्स की जो भी एथनिसिटी है, कल्चर है, लैंग्वेज है, इट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द पीपल लिविंग ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ चाइना। और जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ चाइना पे रहने वाले लोग हैं, ये उघियार मुस्लिम्स के डेवलपमेंटल नीड्स को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करते हैं। इस एरिया में बहुत बैकवर्डनेस है, कोई पॉलिटिकल राइट्स भी कुछ खास नहीं है यहाँ के लोगों को। जो यहाँ के उघियार मुस्लिम्स हैं, इनका रिलीजन भी अलग है, कल्चर भी अलग है एज़ कम्पेयर टू द पीपल लिविंग इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ चाइना। यहाँ पे तो ज़्यादातर लोग एथिस्ट हैं, नहीं तो बुद्धिस्ट हैं। तो इस कारण से यहाँ पे उघियार जो मुस्लिम्स हैं इन जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना, ये कभी कभार प्रोटेस्ट करते हैं एंड दे डिमांड इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना। और फिर चाइनीज़ आर्मी इस प्रोटेस्ट को ब्रूटली सप्रेस करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस जिनजियांग रीजन ऑफ चाइना इज़ अ सॉफ्ट बेली ऑफ चाइना। ये एक चाइना का कमज़ोर हिस्सा है। अभी कैसा है कि चाइना ने पिछले कुछ सालों से यहाँ के जो उघियार मुस्लिम्स हैं, जो कुछ सालों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे, डेवलपमेंट की डिमांड कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए चाइना ने यहाँ पे कई सारे कंसंट्रेशन कैंप्स खोले हैं। वो कंसंट्रेशन कैंप ऑफ कोर्स हिटलर वाला कंसंट्रेशन कैंप नहीं होगा, उसको कंसंट्रेशन कैंप्स नहीं कह सकते। वोकेशनल सेंटर कह के चाइना ने सेंटर्स खोले हैं, ये कह के कि हम इन लोगों को ट्रेनिंग देंगे ताकि इनके लिए नौकरियां क्रिएट कर सकें। तो वोकेशनल सेंटर्स कह के चाइना ने कई सारे सेंटर्स खोले इस एरिया में इन ऑर्डर टू गिव देम स्किल एंड हेल्प देम इन एम्प्लॉयमेंट। लेकिन रियल सेंस में कैसा है कि एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ये दुनिया भर के कुछ मेजर मीडिया हाउसेज ने मिल करके एक कंसोर्शियम बनाया है, एक ग्रुप बनाया है ICIJ। इन्होंने एक डाटा निकाला, उस डाटा के हिसाब से इन्होंने बताया कि इन द नेम ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग ये जो उघियार से इन लोगों को फोर्सफुली डिटेन किया गया है, एक तरीके से जेल में के अंदर रखा गया है।
दे आर बीइंग फोर्स्ड टू लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया एज डिटेनी, दे आर केप्ट अंडर डिटेंशन। तो मुद्दा ये है कि जिनजियांग एरिया में रहने वाले लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट, वो मांग रहे हैं आज़ादी, और चाइना ने उनको इन द नेम ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, उनको एक तरह से डिटेन कर रखा है, और जिस कारण से दुनिया भर के अलग अलग देश इनके ह्यूमन राइट्स की डिमांड कर रहे हैं। और इसी कारण से चूँकि उघियार मुस्लिम्स के ह्यूमन राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, यूएस कांग्रेस ने पिछले साल एक कानून पास किया अपने देश में। यूएस ने कानून पास किया, उसका नाम था उघियार ह्यूमन राइट्स पॉलिसी बिल। इस बिल की अगर मोटी मोटी बात देखी जाए तो, चूँकि अमेरिका का बिल है, चाइना के लिए है, तो उसे हमें डिटेल में तो नहीं पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मोटी मोटी बात देखी जाए तो ये बिल कहता है कि यूएस वांट्स टू सेंड अ सिंपल मैसेज टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना दैट पावर कैन नॉट बी मेंटेन्ड एट द एक्सपेंस ऑफ राइट्स ऑफ द पीपल। मतलब आप लोगों को हरास करके और आप पावर में नहीं बने रह सकते। यूएस विल स्टैंड फॉर द ह्यूमन राइट्स ऑफ उघियार्स। तो आपको सोच करके हैरानी होगी कि यार यूएस जैसा देश जो दुनिया में कई सारे जगहों पे खुद ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए जाना जाता है, व्हाट इट डिड इन इराक और व्हाट इट डिड इन इवन अफ़गानिस्तान, वो सब जानते हैं। पूरे दुनिया भर में ज़्यादातर जो टेररिज्म के प्रॉब्लम है उसके पीछे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूएस ही जिम्मेदार है। तो आप यूएस जैसा देश जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करता है, नॉम चॉम्स्की जो यूएस के ही एक सोशोलॉजिस्ट फिलोसोफर हैं, वो कहते हैं कि यूएस इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट टेररिस्ट स्टेट। तो यूएस को वो एलीज करते हैं। आपको पता है कि तालिबान के पीछे भी कहीं ना कहीं यूएस का हाथ है। इट इज़ यूएस हु फंडेड एंड गिव्स आर्म्स एम्यूनेशन सपोर्ट टू द पश्तून पीपल ऑफ अफगानिस्तान टू रिवोल्ट अगेंस्ट यूएसएसआर। तो यूएस जैसा देश उघियार मुस्लिम्स के राइट्स की बात कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, आखिर क्या कारण है? तो देखिए, मुद्दा सरल है, बात को समझिए। नो कंट्री इज इंटरेस्टेड इन ह्यूमन राइट्स। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को देखें, तो इंटरनेशनल रिलेशंस को समझें, तो नो कंट्री इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन ह्यूमन राइट्स और समथिंग लाइक दैट। बट चूँकि चाइना एक मेजर सुपर पावर की तरह इमर्ज हो रहा है इन 21st सेंचुरी, और चाइना इज़ राइजिंग टू चैलेंज द हेजेमनी ऑफ यूएस, तो वैसे टाइम में यूएस इज लुकिंग फॉर वन वे और अदर टू पुल डाउन चाइना, टू पुट प्रेशर ऑन चाइना, टू डिसक्रेडिट चाइना, टू लोअर इट्स सॉफ्ट पावर। तो यूएस अलग अलग तरीके ढूंढ रहा है चाइना जो एक इमर्जिंग सुपर पावर है, जो यूएस की हेजेमनी को चैलेंज कर सकता है, उसको नीचे गिराने के लिए, उसको डिसक्रेडिट करने के लिए, उसके सॉफ्ट पावर को काउंटर करने के लिए। तो इसलिए यूएस दिखाना चाहता है कि देखो तुम्हारे यहाँ पे इतने सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं। तो इस डायरेक्शन में कई सारे स्टेप्स ले चुका है यूएस। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ही वुड बी रिव्यूइंग वन चाइना पॉलिसी, तो मे बी ही वुड बी गिविंग ताइवान अ डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन, ऐसी बातें भी की थी। वो बात अलग है, दिया नहीं। 2018-19 से ही आप देख रहे हैं कि कैसे यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर चला। 2019 में हांगकांग डेमोक्रेसी एक्ट पास करके यूएस शोड इट्स सॉलिडेरिटी विद द हांगकांग प्रोटेस्टर्स। तो काम होता है चाइना में, प्रोटेस्ट होता है चाइना में, और यूएस बिल पास कर देता है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए। देयर इज़ नथिंग बट एन अटेम्प्ट टू इंटरफियर इनटू इंटरनल मैटर्स ऑफ चाइना टू कीप इट अंडर चेक। और 2020 में उघियार ह्यूमन राइट्स पॉलिसी बिल लाया, और अब एक नया मूवमेंट शुरू कर रहा है यूएस, बॉयकॉट ऑफ बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। अब ये बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को बॉयकॉट करने के पीछे सरल सा कारण है चाइना के सॉफ्ट पावर को काउंटर करना, नीचे लाना, और चाइना को एक तरीके से डिस्क्रेडिट करना इंटरनेशनल फोरम्स में कि दिस कंट्री वॉयलेट्स ह्यूमन राइट्स। तो इट इज़ नथिंग बट ए ग्रेट गेम। इसको नाम दिया है इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक थिंकर्स ने ग्रेट गेम। जैसे आप सी राजा मोहन साहब को बोले देखें तो लिखते हैं इन द हेडिंग ग्रेट गेम कि इट्स अ ग्रेट गेम और प्रेशर टैक्टिक्स गोइंग ऑन इन बिटवीन चाइना एंड यूएस, जो दो मेजर सुपर पावर्स हैं इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about air version of BrahMos. This topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन DRDO ऑफ इंडिया एंड NPOM ऑफ रसिया। तो इंडिया और रसिया ने मिल करके इसको बनाया है। इसका नाम ब्रह्मोस इसलिए पड़ा है क्योंकि BRAH जो है पहला पार्ट है, इट कम्स फ्रॉम ब्रह्मपुत्रा रिवर, एंड जो दूसरा पार्ट है MOS, इट कम्स फ्रॉम मोस्कवा रिवर ऑफ रसिया। तो दोनों देशों की रिवर्स के नाम को मिला करके ये ब्रह्मोस मिसाइल नाम पड़ा है। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इट इज़ ए 2 स्टेज मिसाइल।
टू स्टेज, पहले स्टेज में ये सॉलिड प्रोपेलेंट यूज करता है, मतलब पहले स्टेज में सॉलिड फ्यूल यूज करता है। फिर सेकेंड स्टेज में जाकर के ये रैमजेट, लिक्विड रैमजेट इंजन यूज करता है। लिक्विड रैमजेट का मतलब क्या है कि ये एयर से ही ऑक्सीजन को कैच करता है टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्सीडाइजर। रैमजेट इंजन एग्जैक्टली क्या होता है, रैमजेट, स्क्रैमजेट, ये मैंने डिटेल में बता रखा है इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 20 सितंबर 2021। आप उसको जा करके देख सकते हैं। इनफैक्ट इट इज़ 20 अक्टूबर 2021, यहाँ मैंने गलती से सितंबर लिख दिया है। तो 20 अक्टूबर 2021 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट को जा करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि रैमजेट स्क्रैमजेट क्या है, और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्मोस मिसाइल इज़ अ रैमजेट इंजन। ब्रह्मोस मिसाइल अभी तक जो हमने डेवलप किए थे वो एयर टू सरफेस यानी कि हवा से ज़मीन पे मारने के लिए वो इफ़ेक्टिव था, या सरफेस टू सरफेस यानी कि एक जगह से चलाए और दूसरे जगह पे जाकर को सरफेस पे हिट करने में इफ़ेक्टिव था। इसकी रेंज लगभग 450 टू 600 किलोमीटर है। इट्स अ सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मतलब इट runs at least at 5 times faster than the speed of sound and it's a cruise missile. Cruise missile क्या है वो हम देखेंगे। इनफैक्ट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल एक बार ज़रा देख लेते हैं। देखिए, दो तरह के मेनली मिसाइल होते हैं। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल में कैसा है कि आपने इसको यहाँ पे हवा में थ्रस्ट दिया, अब ये ऐसे हवा में जाएगा एंड अंडर ग्रेविटी ये वापस जा कर के टारगेट को हिट करेगा। तो एक बार जब आपने इस क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ दिया तो अब इसके ऊपर से आपका कंट्रोल ख़त्म हो गया। अब ये यहाँ से ऐसे जाएगा और जाकर ग्रेविटी के कारण फिर ये नीचे जाकर के फॉल होकर के टारगेट को हिट करेगा। क्योंकि वही जो क्रूज मिसाइल होता है वो क्रूज मिसाइल इस तरीके का होता है, ये गाइडेड मिसाइल होता है। आप इसको यहाँ बैठे बैठे रिमोट से गाइड कर सकते हैं और अपने हिसाब से जाकर के टारगेट को हिट करेगा। तो ऑफ कोर्स गाइडेड मिसाइल में ज़्यादा प्रिसीजन, गाइडेड मिसाइल में हाई प्रिसीजन होगा। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है इसमें लो प्रिसीजन होता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हाई एटमॉस्फेयर से आता है, लेकिन यही गाइडेड मिसाइल लो एटमॉस्फेयर में ही चलता है, लो हाइट पे ही चलता है। इसलिए किसी भी रडार को इस गाइडेड मिसाइल को या क्रूज मिसाइल को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो नेचुरली मुद्दा ये है कि क्रूज मिसाइल इज़ मच मोर इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल। फिर से समझिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, मतलब इसको रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है, इस तरीके का क्रूज मिसाइल है। इसको गाइडेड मिसाइल भी कहते हैं। जबकि दूसरा होता है बैलिस्टिक जो ग्रेविटी से चलता है। तो बैलिस्टिक में कैसा, आपने एक बार हवा में छोड़ दिया तो रडार से डिटेक्ट होने का भी चांसेस ज़्यादा है, प्रिसीजन भी कम है। क्योंकि मान लीजिए कि आपने जब हवा में छोड़ा उसके बाद टारगेट थोड़ा बहुत आगे पीछे हिट चला गया तो फिर ये टारगेट को हिट नहीं करेगा, कहीं और जाके हिट करेगा। लेकिन वही जो एक गाइडेड मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, ये हवा में भी नहीं जाता है ज़्यादा, इसलिए इसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है बाई एनी रडार, और इसका प्रिसीजन भी काफ़ी हाई है। इसमें कैसा है कि रैमजेट इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इट मूव्स इन लोअर एटमॉस्फेयर। करंट न्यूज़ क्या है वो भी ज़रा देखते हैं। करंट न्यूज़ काफ़ी सरल है। अभी तक हमने क्या देखा था कि ब्रह्मोस का हमारे पास सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस वर्जन था। अब हमने हमारी एजेंसी DRDO ने ब्रह्मोस का कंप्लीट एयर वर्जन भी डिटेक्ट कर लिया, बना लिया है, टेस्ट कर लिया है। तो ये सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट से हमने ये ब्रह्मोस मिसाइल को दागा है एयर टू एयर। इसको हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है एट चांदीपुर विच इज़ अ कोस्ट इन उड़ीसा। तो अब इसका ब्रह्मोस का हमने एयर टू एयर सिस्टम भी डेवलप कर लिया, टेस्ट फायर कर लिया कम से कम। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about Northeast Region Vision 2020 and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन विजन 2020, अगर आप ये पूरा आर्टिकल देखो तो इस आर्टिकल में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन जो मुझे काम की बातें लगी वो थी नॉर्थ ईस्ट रीजन विजन 2020, जो बहुत इंपॉर्टेंट है APSC इकोनॉमिक मेंस पर्सपेक्टिव से, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विजन 2020 ये एक तरह का डॉक्यूमेंट पेपर है जो रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। इस डॉक्यूमेंट पेपर में विजन लिखे गए हैं कि आने वाले 10 सालों में नॉर्थ ईस्ट रीजन का किस किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा और कैसे नॉर्थ ईस्ट को एट पार लाया जाएगा विथ अदर डेवलप्ड रीजन्स ऑफ इंडिया। तो इसमें रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, फंड कहाँ से आएगा, वो ज़रा देखा जाए सबसे पहले। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विजन 2020 देयर विल बी मैंडेटरी ईयर मार्किंग ऑफ एटलीस्ट 10% ऑफ जनरल बजट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो जितना भी जनरल बजट सोर्सिंग होगा
उसका कम से कम 10% पैसा जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए आएगा। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो, सेंट्रल मिनिस्ट्री की बात हो, जितना भी फंड एलोकेट होगा उसका 10% पैसा जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए आएगा। और ये जो पैसा होगा इट विल गो टू नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल रिसोर्सेज। मतलब ऐसा नहीं कि एक साल में अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया तो ये लैप्स हो जाएगा, ऐसा नहीं। इट विल गो इनटू नॉन लैप्सेबल, इसका आराम से अपनी विजन को ध्यान में रखते हुए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विजन 2020 के अंतर्गत अभी तक लगभग 1 से 1.5 साल बीत चुके हैं। तो क्या क्या इनिशिएटिव्स इसके अंदर लिए जा रहे हैं, क्या क्या अभी तक डेवलपमेंट हुए हैं, वो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो भारत सरकार ने टारगेट सेट किया है कि अंडर नॉर्थ ईस्ट रीजन विजन 2020 देयर विल बी ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज इन नॉर्थ ईस्ट रीजन बाय 67%। तो अभी हम लगभग 4.11 मिलियन मेट्रिक टन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। आने वाले 4 सालों में हम ऑयल प्रोडक्शन को 67% तक बढ़ा करके वी विल बी प्रोड्यूसिंग अबाउट 6.85 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल। वहीं गैस प्रोडक्शन को 5.05 बिलियन क्यूबिक मीटर से बढ़ा करके 10.87 बिलियन क्यूबिक मीटर्स करेंगे अगले 4 साल में। इतना याद ना कर पाओ, एग्जैक्ट डाटा चलेगा, मेंस में इतना लिख करके आना कि आने वाले 4 सालों में हम लोग ऑयल प्रोडक्शन को 67% तक इंक्रीज करेंगे। उसके अलावा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के अंतर्गत एयर कनेक्टिविटी इंप्रूव की जा रही है अलग अलग जगहों के बीच में इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। रेल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करते हुए पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए टेक्सटाइल सेक्टर को नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम लाया गया है। उसके अलावा अगरतला अखौरा रेलवे लिंक बिटवीन इंडिया साइड ऑफ त्रिपुरा स्टेट एंड बांग्लादेश के बीच में डेवलप किया जा रहा है अखौरा अगरतला रेलवे लिंक। ये देखो अखौरा दैट इज़ इन बांग्लादेश और ये है अगरतला रेल लिंक। इससे फ़ायदा क्या होगा ये ज़रा समझिए। देखिए अभी कैसा है कि जो हल्दिया पोर्ट है आपका वेस्ट बंगाल में, कोलकाता से थोड़ा सा अंदर हल्दिया पोर्ट, वहाँ से अगर आपको अगरतला जाना है वाया आसाम तो आपको 1600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। लेकिन अगर यही है जब अखौरा अगरतला रेल लिंक तैयार हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ हम लोग चिटगांव से हल्दिया तो सी रूट में जाएंगे, फिर यहाँ से ये रिवर रूट से अखौरा पहुँच सकते हैं और फिर ये रेल लिंक रेडी होते ही ये जो पूरा डिस्टेंस है हल्दिया से अगरतला का वो रिड्यूस हो जाएगा 600 किलोमीटर तक का। और इससे फिर क्या होगा कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया उसकी कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से खासकर अगरतला त्रिपुरा मिजोरम इनसे इंक्रीज हो जाएगी और त्रिपुरा मिजोरम और मणिपुर जैसे स्टेट्स की डेवलपमेंट इंश्योर कराई जा सकती है विद दिस हेल्प ऑफ अगरतला अखौरा रेल लिंक। कल जो हमने आपको प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा था उसका आंसर देख लेते हैं। द वेस्टर्न साइड ऑफ घाट रिसीव्स लेस रेनफॉल, दिस इज रॉन्ग। वेस्टर्न घाट साइड रिसीव्स मोर रेनफॉल एंड के कस्तूरीरंजन कमिटी proposed more stringent norm, this is again wrong. It is proposed less stringent norm, so the correct answer is option D. And which of the following statements are true? Laser communication in space causes a lag. दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि लेजर कम्युनिकेशन से कैसा है कि टाइम कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू रेडियो फ्रीक्वेंसी। ब्लूटूथ डिवाइस वर्क्स ऑन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव, दिस इज करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।